मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ गुप्त काल। गुप्त काल में हमारा जो टॉपिक है वो है कुमार गुप्त। ये जो कुमार गुप्त है ना, इससे पहले हमने चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ा था, और इससे चंद्रगुप्त सेकंड किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का था। इस तरह से हमारी गुप्त काल की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम कुमार गुप्त से जो जो पॉइंट एग्जाम में आते हैं ना वही पढ़ेंगे। तो ये बता दूँ, ये किस में आता है? देखो, RS में आता है, ये सेकेंड ग्रेड में भी आता है टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ना, ये फर्स्ट ग्रेड, UGC नेट, आप जहाँ भी देखोगे, चाहे रीट, कांस्टेबल, पटवार, जो भी राजस्थान में, जो भी आप भारत में इंडिया लेवल में UPSC लेकर दे रहे हो ना, तो वहाँ भी गुप्त काल आता है। लेकिन वहाँ गुप्त काल की सांस्कृतिक विशेषताएं दी हुई, जहाँ गुप्त काल की प्रशासन है, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था है, सामाजिक जीवन है। इन और गुप्त काल में हमें पता है क्या हुआ था? मंदिर निर्माण कला की विकास हुआ था, जिस तरह द्रविड़ शैली से, नागर शैली से, ये सब गुप्त काल से हुए थे स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। यहाँ मैं आपको सब बताते जाऊँगी आज। कुमार गुप्त के अभिलेख भी पढ़ाएंगे, इसके ताम्रपत्र भी पढ़ाएंगे, और इसकी उपाधियाँ भी पढ़ाएंगे, और ये किसका पुत्र था, कितना शासन किया, कुछ अभिलेख इम्पोर्टेंट हैं जिसमें इसके शासन की व्यवस्था मिलती है कहाँ से कहाँ तक। तो ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। मेहर टीचिंग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर लें, शेयर कर लें, और मेहर टीचिंग टेलीग्राम चैनल है ना, उसे भी ज्वाइन कर लें। और मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के ये एग्ज़ाम है। अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। तो ये कुमार गुप्त है ना, ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था। ध्रुव देवी आपको याद है? ध्रुव स्वामिनी को, चाहे ध्रुव देवी एक ही है। तो ये जो थी, ये रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, आपको बताओ तो। जब ये इसका पति था रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसका भाई था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त इससे बड़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो रामगुप्त है ना, वो शासक राजा बन गया, और राजा बन गया तो ये शकों से हार गया था। और हार के लिए जो संधि हुई और संधि शर्तें थी ना, उसके अंदर इसने अपनी पत्नी का भी सौदा किया, यानी कि शकों को दे दिया कि हाँ, मेरी पत्नी भी ले जाओ। बाकी इधर साम्राज्य तो दिया ही था, लेकिन अपनी पत्नी को भी वो दे चुका था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, ये थोड़ा सा होशियार था। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि पत्नी ऐसे ही मत दे के मिलो, उसको बोलो कि आप मेरी जो भी है ना पत्नी, उससे के साथ आप विवाह कर लो, और रस्म रिवाज के साथ हम उसकी विदाई करेंगे। तो शक जो राजा थे ना, शक राजा का मुझे कोई वर्णन तो नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा है, जब मिलेगा तो बता दूंगी। तो वो राजी हो गए, और इसका विवाह के साथ इनको डोली में उठा के ले जाना। तो फिर इनकी विवाह की जो रस्में थी वो हो चुकी थी। अब क्या हुआ, डोली उठ के जा रही थी ना, तब ये चंद्रगुप्त द्वितीय उस डोली में बैठ गया। उसने ध्रुव देवी को नहीं भेजा, खुद बैठ गया, और वहां जाके शकों को हरा दिया। इसलिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की भी उपाधि थी शक्कारी, है ना, शक्रादित्य भी कहते हैं उसे, क्योंकि उसने भी शकों को हराया था। और उसके बाद फिर ये वापस आया, वापस आके अपने भाई था ना रामगुप्त, उसकी भी हत्या कर ली। पर ये शासन बन गया, और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसकी दो पत्नियां थी। एक कुबेर नागा थी, आपको याद हो तो, है ना। वाकाटक शासक कौन था? वाकाटक शासक की पुत्री थी या तो। और ये थोड़ा सा पॉइंट मुझसे गलत हो गया, सॉरी। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसकी पत्नी थी ना, वो कुबेर नागा। कुबेर नागा वो किसकी थी? नागवंशी राजकुमारी थी, वो नागवंशी राजकुमारी थी, जिससे विवाह किया था इसने। और इनकी जो पुत्री थी ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा, इनकी एक पुत्री, एक ही संतान थी। और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय की भी एक ही संतान थी, जो कुमार गुप्त है। तो फिर क्या हुआ, वो उसकी जो पुत्री थी ना, कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की, प्रभावती, उसका विवाह किया था। वाकाटक शासक था रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ किया था। तो उसकी बेटी का किया था, जबकि इसने किया था कुबेर नागा से, जो को किसकी थी? राजकुमारी थी, नागवंशी राजकुमारी थी। और उससे एक पुत्री थी। और दूसरी बार जो शादी की थी, पहली बार इन्होंने ध्रुव देवी से की थी, उसका पुत्र था कुमार गुप्त। ये सब हमें किस में मिलता है? अभिलेखों में मिलता है। इसकी जानकारी अभी मैं दे दूंगी कि किस किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और उसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक समय पर शासन करने वाला कौन सा शासक था गुप्तों में? तो यही था। 40 वर्ष तक कहीं लिखा हुआ, कहीं 41 भी लिखा हुआ है। और किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है? विल्सड अभिलेख है ना, इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का जो शासक था कुमार गुप्त, इसने लगभग सर्वाधिक समय पर शासन करने वाला शासक था, जिसने 40 वर्ष तक शासन किया था। ये इसका जो वर्णन था। उसके बाद इसकी उपाधियाँ कहाँ कहाँ दी हुई है? यह परम भागवत, जो गढ़वा अभिलेख कहाँ है? इलाहाबाद में। गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद में। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। दूसरी उपाधि है महामहेंद्र द्वितीय। और फिर है शक्रादित्य। शक्रादित्य इसको हेनसांग ने कहा था। हेनसांग है ना, ये अभी वापस आएगा कब? किसके शासनकाल में? गुप्तोत्तर काल में, जहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल होगा ना, वहाँ आएगा। जबकि इन सब के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फयान आया था। CU की ऐसी कोई पुस्तक लिखी है, सी क्यों की या CU की ऐसी कोई पुस्तक लिखी थी, फयान आया था। और फयान आया था, और उसने ये सब
वर्णन भी किया है। कुछ मैंने बताया था कि फान कितने वर्षों पे 14 सालों तक भारत में रहा था। उस पाटलिपुत्र से या उसने अंतिम यात्रा शुरू की थी। ये सब जब मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया था ना, वहाँ शायद आपको सारा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। फयान ने ये भी कहा था कि यहाँ जो व्यापार होता था ना, वो कौड़ियों से होता था। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको वहाँ नेक्स्ट पार्ट में बता दी है। और मध्य देश था वो ब्राह्मणों का देश था, ऐसा भी फयान ने कहा था। अभी हैंसॉन्ग आएगा तब पढ़ेंगे ना, हर्षवर्धन शासनकाल पढ़ेंगे ना, तब हैंसॉन्ग को पूरा बताएंगे। क्योंकि मोक्ष परिषद सभा या प्रयाग सभा जो भी है ना, वो हैंसॉन्ग के काल में हुई थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। जब वो बनेगा, पहले थानेश्वर का बनेगा शासक, फिर कन्नौज वगैरह उसकी अलग अलग राजधानियाँ बनाएगा। तो पहले दूसरी थी परम भागवत, इसकी उपाधि बता दी। महेंद्र द्वितीय सकारी और महेंद्र व्याघ्र बल पराक्रम, ये सिक्कों पर इसकी उपाधि मिलती है। ज़्यादातर गुप्तों में सिक्कों पर से ही हमें जानकारी मिलती है। और इसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? 14 प्रकार के, अभी डिटेल से देखेंगे। और राजा रानी के सिक्कों पे भी इसकी उपाधि मिलती है। राजा रानी के सिक्के मैं कुमारगुप्त ने चलाए थे। तो ये राजा रानी के सिक्के इसने चलाए थे, ये मैंने बताया। राजा रानी का चित्र बता के आपको समझाया कि राजा रानी के सिक्के ऐसे होते थे जिस पर राजा और रानी दोनों का चित्र अंकित होता था, अप्रतिध। ऐसा भी चित्र सिक्कों पे मिलता है जो कुमारगुप्त के थे। और उसके बाद देखेंगे कितने अभिलेख थे और क्या था, ये सब डिटेल से देखेंगे। तो इसने है ना पत्थरों पे जो अभिलेख थे, इनके कुल मिला के 14 अभिलेख थे। 18 अभिलेख थे। 14 प्रकार के सिक्के इसने चलाए थे। किसने चलाए थे? कुमारगुप्त ने ये चलाए थे। ताम्रपत्र 3 थे। ताम्रपत्र इसके 3 मिले, 3 बांग्लादेश में मिले। और वहाँ कहाँ जानकारी मिलती, पूरी डिटेल से अभी बताऊंगी मैं आपको। और ये जो अभिलेख मिले ना, ये पत्थरों पे मिले। 6 अभिलेख हैं। 6 अभिलेखों की पूरी जानकारी बताऊंगी जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो अभी देखते हैं पूरा डिटेल से। जो अभिलेख पहले देखेंगे, फिर ताम्रपत्र देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभिलेख। और मैंने कहा ताम्रपत्र थे 3 प्रकार के और अभिलेख थे। तो अभिलेख ये जो पत्थरों पे थे, ताम्रपत्र पे, ये सभी बांग्लादेश में मिले थे। और ये जो अभिलेख थे ना, ये देख सकते हो। विल्सड यूपी एटा में मिला था। वैनकूवर इलाहाबाद में, मंदसौर मालवा में, मालवा भी मध्य प्रदेश में, करमदड़ा, इसका पूरा डिटेल से देखेंगे। तुमैन ग्वालियर में, गढ़वा इलाहाबाद में। और फिर ये सब विल्सद, वैनकूवर, मंदसौर, ये 3 अभिलेख। यहाँ तक तो मैं आ चुकी हूँ। ये देखते हैं अभी बाद में कहाँ तक चलते हैं हम। और ये ताम्रपत्र धंधे जो राजशाही जिला बांग्लादेश, दामोदरपुर जो दिनाजपुर जिला बांग्लादेश, व्याग्राम जो वोगर वो भी बांग्लादेश। ये सब तीनों बांग्लादेश में मिले। एकमात्र गुप्त शासक है कुमारगुप्त, जिसके भारत को छोड़ के बांग्लादेश में इनके ताम्रपत्र मिले हैं ना। तो इससे ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि इनका प्रचार है नहीं कि वो साम्राज्य विस्तार कितना था। इन्हीं के समय में कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के जस्ट 1 साल बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बने रहे मेरे वीडियो पे, पूरा डिटेल से मिलेगा आपको। लेकिन 1 पार्ट हो या 2 पार्ट हो, लेकिन मिलेगा पूरा डिटेल से। कोई जानकारी एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं एग्जाम पॉइंट से अनुसार, जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। तो विल्सड अभिलेख है ना, ये एटा यूपी मिला। इसमें कुमारगुप्त प्रथम है ना, वहाँ तक की वंशावली मिलती है। विल्सड अभिलेख यूपी में। कुमारगुप्त प्रथम की शासन की तिथि भी इसी में मिलती है ना। फिर दूसरा अभिलेख कौन सा है? मनकुवर इलाहाबाद, बुद्ध के मित्र है ना, बुद्ध का मित्र था, उसके द्वारा बुद्ध प्रतिमा लगवाने का जो उल्लेख मिलता है ना, वो मनकुवर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिलता है हमें। और ये देख सकते हो। फिर है मंदसौर अभिलेख मालवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख का एग्जाम में ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ नहीं आया हो। तो मालवा यूएमपी मध्य प्रदेश में। इस प्रशस्ति के लेखक, ये प्रशस्ति अलग है और अभिलेख अलग है, याद रखना। तो वत्स भट्टी था ना, वो लेखक था इसका। इसमें 473 में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। और कुमारगुप्त सेकंड का ये अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, लेकिन इसमें कुमारगुप्त प्रथम की भी जानकारी इसमें मिलती है। मंदसौर अभिलेख से सुमेरु पर्वत यानी कैलाश पर्वत का अभिलेख है, जो एक जड़ी बूटी मिली थी ना, वो जड़ी बूटी वाला। इसमें कुमारगुप्त के गुप्त संवत, इसमें गुप्त संवत नहीं है, इसमें विक्रम संवत की तिथि मिलती है कुमारगुप्त के। तो याद रखना, गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। विक्रम संवत किसने चलाया था? और एक और था शक संवत किसने चलाया था? विक्रम संवत किसने चलाया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। किसने चला? कुषाण शासक कनिष्क था 78 में, जिसने शक संवत चलाया था। शक संवत वो अपने राज्यारोहण के समय में चलाया था, कि राज्यारोहण हुआ था ना उसका राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। जिस तरह चंद्रगुप्त प्रथम था ना, उसका भी राज्याभिषेक ही हुआ था 419 में, 319 में, सॉरी 419 में, ऐसा कुछ मुझे अभी कंफर्म नहीं, मैं देखती हूँ।
तो तीनों संवंतों को याद रखना। पहला है शक संवत, जो कुषाण शासक कनिष्क था, 78 ईस्वी में चलाया था अपने राज्यारोहण के समय में। एक था ये शक संवत, एक था विक्रम संवत। विक्रम संवत था वो विक्रमादित्य था, उज्जैन का राजा था, उसने शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था और 57 ईस्वी में, और उसका भी शायद राज्यारोहण ही था, ऐसा ही भी कुछ पॉइंट था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 में चंद्रगुप्त संवत चलाया था, वो भी अपने राज्यारोहण के समय में भी चलाया था। इन सब की भी जानकारी हमें मिलती है जब हम प्राचीन इतिहास, पूरा मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ मैंने पूरा डिटेल से भी समझाया हुआ, वो भी देख लेना आप। उसके बाद हम देखेंगे विक्रम से, इसमें एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें वर्णन है ना मदसौर अभिलेख में, जिसका निर्माण तंतुवाय श्रेणी था। तंतुवाय श्रेणी यानी कि ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि तंतुवाय श्रेणी का वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मिलता है मदसौर अभिलेख में या मदसौर प्रशस्ति में। और प्रशस्ति तो वही होगी, जहाँ अभिलेख है ना उसी के ऊपर को खुदवाई हुई होगी ना, उसे प्रशस्ति कहते हैं। कि ये अलग अलग राजाओं की होती है ना, जिस तरह हम कौशाम्बी अभिलेख पढ़ा था ना, कौशाम्बी अभिलेख के बाद हम पढ़ेंगे मदसौर अभिलेख पढ़ा, और वापस से इलाहाबाद अभिलेख, ये सब एक ही है, एक ही पे ही सब खुदा हुआ मिलता है हमें, लेकिन अलग अलग राजाओं द्वारा उस पर उत्कीर्ण करवाया हुआ है ना। कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की जानकारी भी मिलती है, जिसकी पत्नी कारुवती और उसका पुत्र तीवर था, इसकी जानकारी मिलती है। और अकबर के शासनकाल में जहांगीर और बीरबल दोनों साथ में थे, उन्होंने इलाहाबाद में कौशाम्बी से इलाहाबाद में लाके लगवाया, उसकी जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख पे चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय का नाम चंद्र मिलता है, ये भी एक ही अभिलेख है, ऐसे कन्फ्यूजन न होना। अभिलेख एक होता है, जिस तरह राजा आते रहते हैं ना उसकी जानकारी मिलती रहती है। जिस तरह जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा, वहाँ चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, अशोक की भी मिलती है, और गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय की भी मिलती है, समुद्रगुप्त, यानी कि सब कुछ वर्णन, जिस तरह राजा आते जाएंगे उस सब की जानकारियाँ मिलती रहेगी हमें। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, उसके भी अलग अलग राजाओं की मिलती है, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह सब मिलेंगे, चालुक्यों की मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और अब देखते हैं ये सब सूर्य मंदिर। मालवा का राज्यपाल कौन था, इस अभिलेख में लिखा हुआ है मालवा का राज्यपाल था बंधु वर्मा। मालवा का राज्यपाल था बंधु वर्मा, और बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर का उल्लेख किया हुआ है कि वहाँ यहाँ मंदिर सूर्य मंदिर बनाया था बुनकरों ने। जैसे कि तंतुवाय श्रेणी, जो बुनकर होते थे, रेशम बुनकर होते थे। पहले रेशम का जो व्यापार है ना हमारा, वो चीन से होता था, विदेशों से होता था। मदसौर का अध्ययन नाम क्या था, दसपुर था मदसौर का। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में, नेक्स्ट में कौन सा रहा है, करमदंडा, तुमैन और गढ़वा अभिलेख, तीनों की जानकारी क्या क्या मिलती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद तीनों ताम्रपत्र में किसकी जानकारी है, क्या क्या वर्णन है वो भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है ना वो छोटी है। आप मुझे सपोर्ट कर ले तो मेरा फ़ोन अच्छा आ जाए, तो मैं बड़ी मेमोरी वाला बड़ा सा वीडियो बना लूँ और आपको एक ही वीडियो में, जिस तरह गुप्त संवत मैंने एक बार बनाया था लेकिन वो बड़ी मुश्किल से 3 दिन से अपलोड हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे पार्ट बनाऊँ और आपको इस पार्टों में पूरी जानकारी दूँ। और ये अथॉरिटी नोट्स है, एनसीईआरटी बुक वगैरह सभी जगह से नोट्स लिए हुए हैं। ऐसी जानकारी आपको पूरी डिटेल से कहीं नहीं मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेहर टीचिंग चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां होगा कुमार गुप्त से पार्ट 2 होगा, और कुमार गुप्त 2 की भी कोई वर्णन होगा वो भी बताएंगे। इसके बाद आएगा हमारा स्कंद गुप्त, वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसकी जानकारी दे देंगे। हाँ, बाकी इसकी 3 ताम्रपत्र वगैरह ये सब है, और इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ जानकारियाँ होंगी वो भी मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।